ओके डियर स्टूडेंट्स, आज प्रोग्रामिंग पाठशाला सी प्रोग्रामिंग के 5वीं क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा और प्रोग्रामिंग की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो महाविद्यालय आसीन में महाप्रज्ञा कॉलेज है, इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन कोरोना की इस पेंडेमिक में हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना चालू कर दिया है। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको आज सी प्रोग्रामिंग के कुछ शुरुआती प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की बात करेंगे। अभी तक आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, उसका हिस्ट्री, उसके हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट और साथ ही कैरेक्टर सेट, टोकन, डेटा टाइप आदि विषयों पर आपको बताया गया है। और आज का जो विषय है वो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को लेके है कि सी में प्रोग्राम बनाए कैसे। हालांकि मैंने मेरी दूसरी क्लास में ही मैंने बता दिया था, सी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो प्रोग्राम बनाने का एक निर्धारित प्रारूप है, एक निर्धारित स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर का फॉलो करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप सी का जो प्रोग्राम है वो किसके अंदर कौन सी कंपाइलर का यूज करके बना रहे हैं। अगर आप सी की प्रोग्राम जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज कर रहे हैं और उसमें GNU कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोड लिखने में हल्का सा परिवर्तन होता है, ठीक है। और वही की वही आप अगर मैक OS पे जाते हैं तो उसमें भी लाइनक्स जैसे ही लिखे जाते हैं लगभग, और जब विंडोज़ में आते हैं और टर्बो C++ कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उसमें लिखने का प्रोग्राम एक में थोड़ी सी अंतर होता है। केवल मेन को लेके हैं, और भी दूसरी बातें हैं जो मैं आपसे करूँगा, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का प्लेटफॉर्म होता है, उसकी खुद की इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स होते हैं और उसकी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है ना। हम केवल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कह देते हैं, लेकिन उनमें वो अलग तरीके से काम करते हैं। होते तो है इनपुट, लेकिन वो अलग तरीके से काम करते हैं। चलिए आज मैं आपको बताऊं कि स्क्रीन पर कोई चीज़ आपको प्रिंट करनी है तो किस तरीके से करें। हालांकि ये पहला प्रोग्राम हम कर चुके हैं, तो सी में कुछ चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हैश, आप देखिए इंक्लूड stdio.h, हैश include conio.h, उसके बाद void main। मैं ये जो प्रोग्राम बनाने की तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि टर्बो C++ 3.0 कंपाइलर का बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप इसमें 4.0, 4.5 और भी लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं, लेकिन प्रोग्राम बनेगा जो प्रारूप है वो 99% सभी में एक जैसा होता है। अब ये जो प्रोग्राम हमने लिखे, अभी मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ये प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड कीवर्ड है और stdio.h हेडर फाइल है जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ये स्टोर रहते हैं। तो std का मतलब होता है स्टैंडर्ड और i का मतलब होता है इनपुट और o का मतलब होता है आउटपुट। .h ये हेडर फाइल है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस है वो सब इस हेडर फाइल के अंदर बने हुए हैं। इसी प्रकार से कंसोल को लेके, क्योंकि जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है उसको हम कंसोल कहते हैं। उसी कंसोल के पर जैसे पढ़ाई करते हैं तो टेबल की ज़रूरत होती है, तो आप ये समझिए कि जब कभी भी आपको सी में प्रोग्रामिंग करना है तो वो जो प्रोग्रामिंग की जो आउटपुट है
अगर आप डॉस मोड में कर रहे हैं तो वो कंसोल पे डिस्प्ले होता है। तो कंसोल को क्लियर करना या कंसोल के ऊपर कोई ऑपरेशन है, इससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो सब कनियो CON है ना, मतलब कंसोल, I का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट। तो कंसोल इनपुट आउटपुट ये हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के अंदर कंसोल से रिलेटेड सभी फंक्शन उपलब्ध है। इसलिए हमने इन दोनों हेडर फाइल को हमारी प्रोग्राम के, हमारे सोर्स कोड का हिस्सा बनाया। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, ये प्री प्रोसेसर लगाने से ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से इस फाइल की कोड को इसे सोर्स कोड का हिस्सा बना लेता है, जोड़ लेता है। उसके बाद मैंने लिखा वॉइड मेन। आप लोगों को पता है कि वॉइड का मतलब मैंने पहले बताया था, वॉइड की जब मेन की प्रोटोटाइप की मैंने बात करी थी, वॉइड का मतलब होता है कोई रिटर्न नहीं करने वाला फंक्शन, है ना। वॉइड एक डेटा टाइप है जो नहीं, कुछ भी नहीं, है ना, बिल्कुल खाली, एम्प्टी। तो वॉइड मेन एक फंक्शन है ना, फंक्शन के आगे ये पैरेंथेसिस लगा रहता है, मेन एक फंक्शन है और ये मेन फंक्शन जो है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। प्रोग्राम इस कर्ली ब्रेसेस से शुरू होते हैं और इस कर्ली ब्रेसेस से खत्म होते हैं। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से शुरू होकर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस में खत्म होते हैं, ठीक है। ये तो हाँ, लगभग सी में जो प्रोग्राम लिखेंगे सभी के अंदर ये दो हेडर फाइल का बहुतायत में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। तो इसलिए अब मैं जब भी कभी कोड लिखूंगा तो ये दोनों हेडर फाइल अब मैं नहीं लिखूंगा। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ये दोनों हेडर फाइल को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी कोड का हिस्सा है, जब भी कोड करना है तो ये दोनों हेडर फाइल लिखेंगे और वॉइड मेन, और यहीं से अपन चालू करेंगे, ठीक है ना। जब जरूरत हो जाता है मेन को कोई वैल्यू रिटर्न कराने की, तब हम फिर इंट मेन या फिर केवल मेन लिख के छोड़ते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इसके आगे इंट लिखता हूँ या केवल मेन लिख के फंक्शन बनाता हूँ तो फिर मुझे नीचे यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ता है, रिटर्न 0 या रिटर्न 1, ठीक है ना, या रिटर्न -1। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा कि कभी रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है, रिटर्न -1 का क्या मतलब होता है और रिटर्न 1 का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी तो अपन बात कर रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें स्क्रीन पे आपका नाम, आपका कोई मैसेज हो, उसको डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करेंगे। CLR ये फंक्शन है जो कि इस कनियो के अंदर है। अगर ये कनियो हेडर फाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा। अब देखिए, अगर आप लाइनक्स में चलते हैं तो लाइनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, तो इसलिए वहीं पर कनियो की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहाँ कंसोल नहीं होते, वहाँ सेल होता है, ठीक है ना। तो सेल को फिर उसमें ये जो फंक्शन है वो नहीं चलते, ठीक है। तो आप देखिए CLR मतलब स्क्रीन क्लियर करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्बो C++ 3.0 कंपाइलर में है। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो इस हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शन है। अगर ये इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे तो एरर आएगा। उसके बाद एक फंक्शन है जिसका नाम है printf। ये एक आउटपुट फंक्शन है, ठीक है ना। ये लिखने का काम करता है, ठीक है ना। ये कंसोल पे लिखेगा, जो भी चीज़ें है कहाँ लिखेगा, ये कंसोल पे लिखेगा printf, ठीक है। फिर डबल कोट्स में मैं लिखूंगा हेलो और ये सेमीकोलन। तो जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं इस टाइप के, अगर आप कोई स्ट्रिंग नहीं, कोई नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आपको लिखने पड़ेंगे printf /n ये बैक स्लैश कैरेक्टर है, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब न्यू लाइन, ठीक है ना। पहले न्यू लाइन आएगा, उसके बाद प्रिंट होगा। यहीं पर कोई न्यू लाइन नहीं है, यहाँ मैंने केवल ब्लैंक स्पेस दे रखा है, ब्लैंक स्पेस के बाद फिर हेलो लिख रहा हूँ, तो ये न्यू लाइन कर्सर नीचे ले आएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे अगर कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तो %d लिखना पड़ेगा। ये एक फॉर्मेटर होता है ना, इनपुट आउटपुट फॉर्मेटर। तो यह आउटपुट फॉर्मेटर के रूप में अभी काम कर रहा है, क्योंकि आउटपुट फंक्शन के अंदर लिखा जा रहा है %d फॉर डेसिमल नंबर, है ना, %d। और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा 10। तो अब ये जो 10 है स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटीजर वैल्यू इस टाइप से नहीं प्रिंट करो और इस टाइप से प्रिंट करना चाहो स्ट्रिंग के रूप में, तो डबल कोट्स /n आप केवल यहाँ पर 10 लिख दीजिए। तो ये 10 इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग है। तो सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ये सब एक एक स्टेटमेंट है, जैसे CLR SCR ये एक स्टेटमेंट है, मतलब एक लाइन है, printf एक लाइन है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको एंड करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी
सेमीकोलन मिलता है तो वहीं से कंपाइलर को मैसेज मिल जाता है, वो समझ जाता है कि भाई लाइन का एंड यही है। ठीक है, उसके बाद ये एक फंक्शन है गेट सी एच, है ना। तो ये जो गेट सी एच फंक्शन है ये क्या करता है, ये एक कैरेक्टर इनपुट के लिए कहता है कीबोर्ड से या माउस से जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो वैसे ये जो रिजल्ट स्क्रीन होता है उसको जो होल्ड करके रखा है उसे छोड़ देगा, या फिर कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे तो इसे ये छोड़ देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो और ये हमारा कॉलिब्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम मैसेज को प्रिंट करने के काम कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि दो वेरिएबल लेके हम किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं दो नंबर को, उसका एक मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए ये दूसरा प्रोग्राम है ना, इंटीजर, दो वेरिएबल है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। अब ये दोनों वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, मतलब और साथ में जोड़ना है। इनका जो जोड़ है उसे मुझे बताना है कि भाई दोनों का जोड़ कितना हुआ। स्क्रीन को क्लियर? आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल बता रखा, पहले डेटा टाइप आएगा, फिर वेरिएबल का नाम आएगा, अगर वैल्यू इनिशियलाइज करना है इक्वल लगा के वैल्यू लिखेंगे, आगे अगर कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कॉमा लगा के कर देंगे। ठीक है ना, ये है। लेकिन अगर फ्लोट करना चाहे तो वो संभव नहीं होगा, ये इंटीजर x है और ये इंटीजर y है, इसके लिए है। फ्लोट है तो फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अब x और y की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, प्रिंट f /n मतलब न्यू लाइन आ जाएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d और फिर /n फिर न्यू लाइन आ जाएगा और फिर y इक्वल टू %d। ठीक है, डबल कोट्स बंद, मतलब x लिखा हुआ आएगा, फिर हम जो वेरिएबल लिखेंगे x का वैल्यू आ जाएगा, y लिखा हुआ आएगा न्यू लाइन के बाद फिर आ जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, ये जो x लिखा वो यहीं पर प्रिंट होगा, ये जो y है ये यहीं पर प्रिंट होगा। ठीक है, अब दोनों की सम को प्रिंट करना है, प्रिंट f /n सम ऑफ x एंड y इक्वल टू, दोनों को दो इंटीजर वैल्यू को जोड़ेंगे तो आउटपुट भी इंटीजर में आने वाला है, %d और यहाँ लिखेंगे कॉमा ब्रैकेट में x प्लस y और गेट सी एच। आ रहा समझ में आपको? इस तरीके से आप कहते हैं मुझे x और y दोनों की वैल्यू को रन टाइम पर इनपुट करना है, मतलब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो हमें पूछा जाए कि x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है। ठीक है, और फिर हम x और y की वैल्यू इनपुट करें और फिर हमें सम आए, तो फिर आपको जब डायनामिक टाइम पे, है ना, स्टैटिक, ये जो इनिशियलाइजेशन है ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, ये बदलेगा नहीं, x की वैल्यू आप नहीं बदल सकते अभी। ठीक है ना, जो x है वही x रहेगा। लेकिन आप चाहते कि मैं रन टाइम पे जो इनपुट करूं, ठीक है, वही x की वैल्यू हो, रन टाइम पे जो इनपुट करूं वही y की वैल्यू हो, उसके लिए आपको स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो इस प्रोग्राम को हम डायनामिक इनपुट के थ्रू, है ना, रन टाइम इनपुट के थ्रू, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी इसमें चेंजेस आएगा। देखिए इसमें इनपुट अपन को लेनी है ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो तो एज इट इज लिखे रहेंगे, तीनों स्टेटमेंट है एज इट इज लिखे रहेंगे। अब आपको रन टाइम पर इनपुट लेना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इंटीजर, ये कोड पूरा का पूरा लिखा है, इंटीजर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, फिर CLR SCR हो गया। अब आपको इनपुट लेना है तो यूजर को मैसेज दे देवे, प्रिंट f /n एंटर वैल्यू फॉर x
एंड y इक्वल टू डबल कोट्स बंद, ये मैसेज है ताकि यूजर समझ जाए कि करना क्या है। फिर यहाँ लिखेंगे scanf %d, 2 इंटीजर है, फिर %d और एड्रेस ऑफ x, एम्परसेंड साइन लगा के एड्रेस ऑफ x और कॉमा एड्रेस ऑफ y। बस केवल और केवल इस 2 लाइन के अंतर है, बाकी आपका जो कोड है वो एजीटीस है। तो दोनों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए x और y, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 0 0 डाल दिया, स्क्रीन को क्लियर कर दिया, यूजर को मैसेज दे दिया कि भाई x और y का वैल्यू इनपुट करो। तो यूजर जैसे ही मैसेज पढ़ेगा कीबोर्ड से दोनों इंटीजर वैल्यू इनपुट कर देगा, फिर उस दोनों x और y की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएंगे और फिर दोनों को सम को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे और ये जो गेट सीएच फंक्शन है वो हमारी रिजल्ट स्क्रीन को रोक के रखेगा। अब मैंने आपको यहाँ पर प्लस बता दिया, माइनस का प्रोग्राम बनाना तो भी आसान है, केवल यहीं पर माइनस यूज करना है। मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन साइन इस्तेमाल करना है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसको इस्तेमाल करना है। डिवीजन करना है तो ये डिवीजन का सिंबल इस्तेमाल करना है। अगर आपको शेषफल ज्ञात करना है तो ये मॉड्यूलस का सिंबल है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम, मतलब 2 प्रोग्राम है जो आपको मैंने बताया, इससे आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो बैकस्लैश कैरेक्टर है उनका थोड़ा सा प्रयोग करना मैं आपको बता देता हूं। अभी तो आपको पता चल गया कि अगर आप लिखते हैं printf/n हेलो, तो क्या होगा, न्यू लाइन आएगी, फिर ये मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है ना, ये बैकस्लैश कैरेक्टर है। ऐसे ही जब आप /a लिखेंगे तो बीप साउंड आएगा, /a से बीप साउंड आएगा। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ये लिखते हैं printf/t हेलो, तो 8 कैरेक्टर के मतलब 8 स्पेस आएंगे उसके बाद में, क्योंकि एक टैब का मतलब 8 होते हैं ना, 8 कैरेक्टर होते हैं। /t का मतलब 8 स्पेस जितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 स्पेस आ जाएगा, उसके बाद आपका कैरेक्टर प्रिंट होगा /t। ठीक है ना, अगर आपको ब्लैंक स्पेस लगाना है तो /b। ठीक है ना, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे अपन लिख रहे हैं प्रिंट printf printf, यहाँ लिखा /n मतलब न्यू लाइन, और फिर लिखा हेलो /b डबल कोट्स बंद। तो क्या होगा, जो प्रिंट होगा वो न्यू लाइन तो आएगा, HELL होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि एक स्पेस भी लगाने से क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगी, ये ब्लैंक स्पेस ओ के ऊपर आ जाएगा, इसलिए वो हट जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है, इनका प्रयोग करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं। और एक जगह पर मतलब एक प्रिंटफ के अंदर आप /n कितने बार भी लगा सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार, /n/t भी लगा सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार, है ना। अगर आपको जरूरत पड़े तो बैकस्लैश कैरेक्टर मतलब ब्लैंक स्पेस के लिए तो आप /b का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता है प्रोग्रामिंग का, और उसी के अनुसार आपको सारे काम करने होते हैं। तो मैंने आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 2-3 प्रोग्राम के बारे में बताया, जिसमें आप लोग /t /n /r /a/v का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, और नंबर को इनपुट करना रन टाइम पर वो भी बताया, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन करना बताया, मैसेज को प्रिंट करना बताया, और प्रोग्राम को किस तरीके से हम समझते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी है। चलिए, आप आज का जो लेसन है हम इसको यहीं पर रोकते हैं। अगले लेसन में, अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, और उम्मीद है कि ये जो प्रैक्टिकल सेशन मैंने बोर्ड पे करवाया है वो आपको आनंद आएगा, आपको कुछ सीखने का नया अवसर मिलेगा। आप सभी का
पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।